Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and I'm presenting you today daily editorial analysis. Well, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CBI डिस्कस करने वाले हैं. We're going to talk about CBI and its trouble. This issue, this article is important from GS paper 2 point of view. Regulatory, statutory and regulatory bodies के तौर पे ये important है. Now, जब भी हम CBI की बात करते हैं तो time and again Supreme Court has called out on the partisan nature of CBI. CBI is India's top and the premier investigative agency. And जो partisan nature CBI का है, which is basically a strong supporter of a party or a strong supporter of a particular cause or a person. And your Supreme Court has called out CBI for it. And इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इवन CBI को caged parrot टर्म से भी डिनोट किया. Caged parrot, जो कि पॉइंट आउट करता है दैट CBI is a kind of subordination agency to the executive. And अगर CBI executive के subordinate हो जाएगी, then it is a disastrous for the cause of justice. It will have a disastrous consequence for justice. तो ये इशू दोबारा न्यूज़ में है. आज हम CBI और CBI की क्या ट्रबल्स हैं उन सबको इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे. शुरुआत करते हैं सबसे पहले. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ CBI. नाउ CBI को 1941 में इस्टेब्लिश किया गया था एज अ स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट. एंड इसे स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट को इसलिए इस्टेब्लिश किया गया कि ये ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे विच बेसिकली डील्स विद करप्शन इन द प्रोक्योरमेंट ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर. देखो 1941 की बात कर रहे हैं ना, तो 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो भी करप्शंस वगैरह हो रही थी प्रोक्योरमेंट के टाइम पे, उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट आता है. जिसके बाद हमारे पास आती है सनातनम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन. इन्होंने रिकमेंड किया कि हमें CBI को इस्टेब्लिश करना होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. एज ए रिजल्ट 1963 में एक रेजोल्यूशन आता है, जिसके बाद दिस रेजोल्यूशन केम फ्रॉम यूनियन होम मिनिस्ट्री, जिसके बाद CBI को सेटअप किया जाता है. तो जिस तरह 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट आता है जो कि विजिलेंस केसेस के ऊपर अपना ध्यान रखते थे, इसको CBI के साथ मर्ज कर दिया गया. एंड देन पहले होम मिनिस्ट्री सब कुछ कर रही थी, उसके बाद इसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल को ट्रांसफ़र कर दिया गया. एंड नाउ CBI हैज़ द स्टेटस ऑफ अटैच्ड ऑफिस. यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है दैट CBI इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है. इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946. इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी. इसे लेकर हमारे पास कोई सेपरेट एक्ट नहीं है. ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से अपनी पावर डिराइव करता है. सो CBI इज़ द मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज इसका नाम क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो जो भी करप्शन से रिलेटेड क्राइम्स हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, या फिर कहीं पे भी कोई सीरियस या कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ है अदर देन टेररिज्म, उसके लिए CBI इन्वेस्टिगेट करती है. अदर देन टेररिज्म हमने इसलिए कहा क्योंकि जब 2008 में मुंबई टेरर अटैक होता है, इसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिनका मेन एम है कि जो भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं या फिर जो टेररिज्म को फंडिंग जाती है या फिर जिस भी तरह का टेरर रिलेटेड क्राइम होता है, उसकी फील्ड किसके पास जाती है, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. CBI करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, इनसे CBI डील करती है और टेररिज्म से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डील करती है. ये बात क्लियर रखेंगे. CBI को हेड करते हैं डायरेक्टर हु इज़ असिस्टेड बाय एडिशनल डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर. एंड एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए कि जो CBI के डायरेक्टर हैं, दे हैव प्रोवाइडेड देम अ सिक्योरिटी ऑफ 2 year टेन्योर. उनके टेन्योर की 2 year सिक्योरिटी रहती है. दिस इज़ बाय द CVC एक्ट 2003.
इसी सेम एक्ट के तहत, यही जो CVC एक्ट 2003 है, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ द CBI। सेंट्रल गवर्नमेंट CBI के डायरेक्टर को अपॉइंट करती है और ये अपॉइंटमेंट एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, देन देयर इज अ लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर एनी जज हु वाज नॉमिनेटेड बाय हिम। ये 3 मेंबर कमेटी है, ये रिकमेंडेशन करती है जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट CBI के डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि 3 मेंबर कमेटी के मेंबर्स कौन कौन से हैं? प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद नहीं है तो कोई जज जो उन्होंने नॉमिनेट किया हो। एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर हमारे पास सपोज कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है ही नहीं लोकसभा में, देन जो लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी होता है वो वहाँ पे रिकमेंड किया जाता है। CBI अकेडमी है हमारे पास, गाज़ियाबाद यूपी में लोकेटेड है। इसकी फंक्शनिंग 1996 में शुरू हो गई थी। इसके अलावा इसके 3 रीजनल सेंटर्स भी हैं, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। देन वन मोर थिंग इन द स्टेटस इज द सुपरिंटेंडेंस ऑफ CBI। तो इसमें जो भी करप्शन से रिलेटेड जो भी आपके पास क्राइम्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के साथ इन लाई आ जाता है। इसके अलावा कोई मैटर है विद द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, इंक्लूडिंग दी ग्रीवियंसेस एंड पेंशन जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में आता है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये है CBI का स्टेटस। अब फंक्शन क्या करता है CBI, व्हाट आर द फंक्शंस? अब पहले भी हमने बोला करप्शन, ब्राइबरी, मिसकंडक्ट, अगर कोई भी यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय करता है तो उसके केसेस कौन इन्वेस्टिगेट करता है? CBI। कहीं पे कोई फिजिकल या इकोनॉमिक लॉ को इन्फ्रिंज किया गया वो CBI देखेगा। कहीं पे कोई सीरियस क्राइम किया गया जिसका नेशनल रेमिफिकेशंस आ रही हैं, इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस आ रही हैं, कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग ने कोई प्रोफेशनल क्राइम कमिट किया है, ये केसेस भी CBI देखता है। जो बाकी एंटी करप्शन एजेंसीज़ हैं, अब देखो वेरियस जो आप स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं, अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, उनके साथ CBI कोऑर्डिनेट करता है। एंड अगर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे कि उस स्टेट में कोई क्राइम हुआ है कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्राइम है एंड CBI शुड टेक अप द इन्वेस्टिगेशन, ऐसे केस में CBI स्टेट गवर्नमेंट्स की भी यहाँ पे हेल्प करती है। मेनली जो भी आपके कन्वेंशनल क्राइम्स हैं, मर्डर, किडनैपिंग, रेप, ये स्टेट गवर्नमेंट की रेफरेंस पे या फिर जब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करे या हाई कोर्ट डायरेक्ट करे तब जो CBI है वो ऐसे केसेस को पिक करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी क्रिमिनल स्टैटिस्टिक्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन है, उसे मेंटेन करना, उसे डिसेमिनेट करना, ये भी CBI का काम है। एंड जब हम बात करते हैं ना कि नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो पुलिसेस हैं, जो लॉ ऑर्डर मेंटेनेंस एजेंसीज़ हैं, जो आपस में जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, वो फंक्शन भी CBI यहाँ पे पूरा करता है। So even central government can authorize CBI to investigate such a crime in a state only with the consent of the concerned state government. State government खुद भी रिक्वेस्ट कर सकती है, हाई कोर्ट भी कह सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी CBI को कह सकती है कि वो स्टेट के क्राइम को इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट होना ज़रूरी है। तो इसी को अगर हम और सिंप्लीफाई करें और कहें कि कौन कौन से केसेस हैं जो कि CBI हैंडल करता है, तो एक तो होते हैं स्पेशल क्राइम्स जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं, जो कि IPC के अंडर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के तौर पे आते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है कि हमारी स्टेट का ये केस देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है, तो ऐसे केसेस जो है वो स्पेशल क्राइम्स के अंडर आते हैं जो CBI लेती है। किडनैपिंग हुई है, रैंसम हुआ है, कोई माफिया है, कोई अंडरवर्ल्ड है, तो ऐसे केसेस CBI देखेगी। इकोनॉमिक क्राइम्स, कोई फाइनेंशियल स्कैम हो गया, कहीं पे इकोनॉमिक फ्रॉड हो गया, फेक इंडियन करेंसी को यूज़ कर लिया, साइबर क्राइम, बैंक फ्रॉड, इंपोर्ट एक्सचेंज, वहाँ पे इस लेवल की कहीं पे स्मगलिंग हो रही है, ये सब केसेस भी CBI देख सकता है। एंटी करप्शन केसेस CBI के पास जाते हैं। पब्लिक ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़,
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉयज़, कॉरपोरेशंस, बॉडीज़, अगर यहाँ पे कोई करप्शन होती है तो एंटी करप्शन केसेस भी सीबीआई देखता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज ऑल्सो दिस प्रोविजन ऑफ सुओ मोटो केसेस। सीबीआई सुओ मोटो भी इन्वेस्टिगेशन ले सकती है ओनली इन यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि स्टेट में तो स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है। यूटीज़ में सीबीआई सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर कर सकती है। एंड एज वी सेड, सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई को बोल सकती है कि आप स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट के किसी केस को देखिए, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर बोलता है तो ऐसे केस में स्टेट के कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। समझिए इस बात को। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि स्टेट के इस केस को देखो तो ऐसे केस में स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट ज़रूरी है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने बोला कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा सीबीआई, तो ऐसे केस में स्टेट का कंसेंट ज़रूरी नहीं है। नाउ मेनली न्यूज़ में क्या है, आर्टिकल्स में भर भर के आर्टिकल्स आ रहे हैं विच आर टॉकिंग अबाउट द इश्यूज विद सीबीआई। क्या इश्यूज हैं सीबीआई के साथ? सबसे पहले तो सीबीआई स्ट्रक्चरली कंस्ट्रेंड है। सीबीआई के अगर हम लीगल स्ट्रक्चर को देखें तो भी वहाँ पे हिंड्रेंस आती है। जिस तरह से सीबीआई फंक्शन करती है तो उसमें लीगल स्ट्रक्चर की हिंड्रेंस है। गवर्नमेंट्स आती हैं, चेंजेस करती हैं, रूल्स बदल देती हैं, विच अल्टीमेटली गवर्न्स द सीबीआई। एंड ओवर द ईयर्स दिस हैज़ बीन मेड अ एजेंसी सर्विएंट टू द यूनियन गवर्नमेंट। सर्विएंट का मतलब क्या होता है? विच इज prepared to obey somebody, submissive, compliant. Like for example, if you have to prosecute any MLA, any state minister or MP, in that case CBI needs a sanction from Speaker of the State Assembly अगर MLA है। अगर हमारे पास या फिर गवर्नर जो है फॉर स्टेट मिनिस्टर्स, एमएलए के लिए स्पीकर से लोगे, मिनिस्टर्स जो हैं उनके लिए गवर्नर से आप सैंक्शन लेंगे। एमपी के लिए आपको सैंक्शन देनी होगी लोकसभा के स्पीकर से या फिर वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब देखें ये जो सैंक्शनिंग अथॉरिटीज़ हैं, ऑल ऑफ देम हैव लिंक्स टू द रूलिंग डिस्पेंशन। तो ऑपोजिशन पार्टी को ये लगता है दैट दे आर अनफेयरली टारगेटेड। It is understood that agency has no freedom to probe anyone on its own, क्योंकि उनको पहले sanction लेनी पड़ती है। It is the government at the union or the state level or the court which will decide कि किसकी investigation की जाए। CBI अपनी मर्जी से किसी को भी probe नहीं कर सकती। एक और बड़ा इशू है the withdrawal of consent। अब देखो सीबीआई एक ऐसी एजेंसीज की अगर हम वर्क को देखें तो राइट नाउ वी आर सीइंग कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशंस हैं वो बहुत हॉस्टाइल होते जा रहे हैं। तो इन हॉस्टाइल रिलेशंस की वजह से सुप्रीम को जो आपके सीबीआई की जो फंक्शनिंग है इसमें भी कंस्ट्रेन आते हैं। देयर आर 9 स्टेट्स दोज हैव विड्रॉन देयर जनरल कंसेंट टू सीबीआई एंड मोस्टली जिन स्टेट्स ने मना किया है, जो अपने केसेस नहीं दे रहे हैं, मोस्टली दीज आर ऑपोजिशन स्टेट्स। And they have alleged that CBI is being used by center to target the opposition. मार्च 2022 में मेघालय जहाँ पे बीजेपी की कोएलिशन गवर्नमेंट में है, they withdrew a general consent। अब क्योंकि अगर स्टेट में प्रोब करना है, किसी स्टेट जुरिस्डिक्शन में आपको सीबीआई को जाकर प्रोब करना है तो उसको कंसेंट लेना पड़ेगा। एंड दिस जनरल कंसेंट इज गिवन टू द एजेंसी so that there is not consent given to every individual case। हर एक इंडिविजुअल केस में कंसेंट ना दिया जाए, जनरली स्टेट एजेंसी को कंसेंट दे देती है। अब हम यहाँ पे बात करें कि ऑपोजिशन स्टेट्स ने कंसेंट वापस ले लिया, मतलब वो सीबीआई अब उन स्टेट्स में इवन कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वहाँ पे सैंक्शनड है, दे कैन नॉट प्रोब इन देयर विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज नॉट यूनिक राइट नाउ, लाइक थ्रू आउट द हिस्ट्री देयर आर सो मेनी स्टेट्स जो ऐसा आ रहा है कि जब कोई रूलिंग पार्टी आती है तो जो ऑपोजिशन पार्टी है वो सीबीआई को अपना कंसेंट वापस ले लेती है।
एक और बड़ा इशू यहाँ पे आता है, दैट इज़ द इशू ऑफ नो बैन ऑन द पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट। अब क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आती हैं तो वो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स लेकर आती हैं, जिससे कि जो सीबीआई के डायरेक्टर्स हैं उनको अपने टोज पे रखते हैं, अपने लाइन पे रखती हैं। रिटायर होने के बाद भी गवर्नमेंट्स लाकर उनको पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स देती हैं, कभी किसी कमीशन का मेंबर बना दिया, कभी किसी कमीशन का मेंबर बना दिया। तो ये जो चीज़ है इससे पार्टिसन नेचर आता है। रिटायरमेंट के बाद भी अच्छी पोस्ट मिले तो इसीलिए हो सकता है कि जो डायरेक्टर हैं उनके जो एग्जीक्यूशन ऑफ देयर फंक्शंस हैं दे आर नॉट दैट विद द जस्टिस, दे कैन बी बाइस्ड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। देन देयर इज इनएडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी एज वेल। एजेंसी होम मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहती है फॉर द स्टाफिंग, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर्स आते हैं वो इंडियन पुलिस सर्विसेज से आते हैं, आईपीएस सर्विसेज से आते हैं। सीबीआई विल ऑल्सो रिलाई ऑन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ फॉर द लॉयर्स। तो फंक्शनल ऑटोनॉमी है ही नहीं, दे आर मोस्टली डिपेंडेंट। सीबीआई इज बेसिकली रन बाय आईपीएस ऑफिसर्स ऑन डेप्यूटेशन, जिनके ऊपर वल्नरेबिलिटी रहती है कि गवर्नमेंट सीनियर ऑफिसर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, because the officers are dependent upon the central government for their postings. ये एक issue है यहाँ पे। And one of the biggest issue is this, that the CBI is out of the ambit of right to information. CBI को second schedule में रखा गया है, second schedule section 24 of right to information act, जिसमें आप इस इंटेलिजेंस एजेंसी से, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से, जो भी सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड होती हैं, आप उनसे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं कर सकते। सीबीआई वाज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन जिनको इस कैटेगरी में डाला गया था। 2012 में सीबीआई को इस शेड्यूल में डाला गया, जिसकी वजह से सीबीआई आरटीआई के एम्बिट से बाहर जाता है। इट वाज सेड दैट कि सीबीआई को हम आरटीआई में के एम्बिट से बाहर इससे निकाल रहे हैं बिकॉज सीबीआई लुक्स इनटू द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते। हालांकि इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये भी तो इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी तो स्ट्रेटेजिक मैटर्स से डील करती हैं। इनको पहले से ही एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन सीबीआई को पहले एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं रखा गया, 2012 में से ऐड किया गया। And CBI was never considered to be one who collects or maintain information, इसीलिए इनको पहले इस कैटेगरी में नहीं डाला गया था। बट फिर सीबीआई ने केस बनाया था, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग इनटू ऑल काइंड ऑफ केसेस, जिसमें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के केसेस भी आ जाते हैं, तो इसीलिए अगर उनके ऊपर आरटीआई लगेगी तो वो इन्फॉर्मेशन जो इतनी इंपॉर्टेंट है वो तो पब्लिक डोमेन में चली जाएंगी। एंड देन गवर्नमेंट एग्रीड टू इट और सीबीआई को आरटीआई से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। और एक बड़ी चीज़ ये है दैट दीज डेज देर इज द ट्रस्ट इज डिक्लाइनिंग ऑन द इंस्टीट्यूशन, द पब्लिक इंटरेस्ट इज डिक्लाइनिंग। दिस वॉज इवन सेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया N.V. Ramana. He said that the agency had gone from being the people's most trusted to the subject of deep public scrutiny. इससे पहले भी 2019 में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने एक क्वेश्चन किया था दैट व्हाट इज द रोल ऑफ सीबीआई इन पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस, एंड दे सेड दैट इट रिफ्लेक्टेड अ डीप मिसमैच बिटवीन द इंस्टीट्यूशनल एस्पिरेशंस एंड द गवर्निंग पॉलिटिक्स. अगेन the partisan nature of CBI was highlighted. जुडिशरी का क्या रोल रहा है when it comes to reforming CBI? देखो एक स्ट्रगल है, क्योंकि जब भी हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की बात करते हैं, एक फ्री लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ रहे जो कि गवर्नमेंट के स्ट्रैंगल से, पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्ट्रैंगल से बाहर रहे, ये 1990 से ही ये स्ट्रगल चल रही है। चाहे आप CBI की बात कर लो, चाहे आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बात कर लो। यहाँ पे एक लैंडमार्क जजमेंट आ जाती है 1997 में, विनीत नारायण जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इस इशू को डील किया गया। और उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर का टेन्योर फिक्स किया फॉर 2 years। तो मतलब 2 years के लिए उनका टेन्योर फिक्स्ड है। ये इसलिए किया गया ताकि सीबीआई डायरेक्टर को इंसुलेट किया जा सके फ्रॉम द प्रेशर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव,
जो भी ट्रांसफ़र की बात है कि अगर आपने एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर को नहीं माना तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा ना हो, इसीलिए 2 साल की टेन्योर की वहाँ पे मैंडेटरी टेन्योर दिया गया। यहाँ पे राजीव गांधी गवर्नमेंट थ्रू व्हाट इज़ नोन एज सिंगल डायरेक्टिव इस प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया इन दी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, जहाँ से सीबीआई अपनी पावर डिराइव करती है, जिसमें सीबीआई को बेयर ऑफ किया गया फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिशियल्स ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी लेवल एंड अबव विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। फिर इसको विनीत नारायण केस में स्ट्राइक डाउन किया गया, बट अगैन फिर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में दोबारा ये आता है, फिर इसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करती है, एंड देन इट वाज मोदी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सेक्शन 17A इनटू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट थ्रू अमेंडमेंट। तो ये जो अमेंडमेंट है, इट वेंट फार अवे फ्रॉम reintroducing single directive which barred CBI from probing in any public servant without the consent of concerned government. जुडिशरी ने बार बार ये कहा है कि जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, they are reprimanded for their sloppiness and now they are deviating from the ethics. एंड ये जो फियर जो इन्वेस्टिगेटर्स के अंदर में है, दिस हैव प्रिवेंटेड द एजेंसी टू परफॉर्म देयर फंक्शंस न्यूट्रली एंड देयरफॉर द एजेंसी इज लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक। There is supervision of the Supreme Court into some important cases. This have also made a difference, in terms of the honesty of investigation. And there is a palpable fear among the CBI officers that the judiciary could intervene where an aggrieved person, whom we are probing, that an investigator has been arbitrary or dishonest. तो ये अब fear CBI के officers में है. So investigators को अब stand up करना होगा. They need to stand up to these unethical pressures in order not to betray the trust which is reposed by them by the public. And courts will also need to enforce discipline and adherence to the law. If investigators are deviated from the path of objectivity and neutrality, they should pay for it dearly. And if CBI has to tread the path of virtue, it should have the strongest leader with a distinct belief in law and ethics. So there needs to be a strong and virtuous leader who will not only be honest but will also protect his honest deputies. और कहीं भी पॉलिटिकल हैवी वेट आ रहा है तो ऐसे केस में वो उसको कन्फ्रंट करे. And leadership should focus on weeding out the dishonest among officers, and we need to reward those who have shown and proven themselves to be honest and professionally innovative. So I hope आपको एक आइडिया लगा होगा कि what are the issues around CBI. That is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.